हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज से आई होप कि मैं इसके बाद इसको कंटिन्यू करूँगा और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में करूँगा। तो आज जो फर्स्ट कंपोनेंट मैंने उठाया है वो इन्वायरमेंट का ही उठाया है। लेकिन एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं इस इन्वायरमेंट को, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, ताकि उस टॉपिक के लिए आपको फर्दर वीडियो का वेट ना करना पड़े। और सपोज़ अगर मैंने आज ये टॉपिक उठाया तो इसको मैं कंप्लीट करके तो कल को मैं पॉलिटिकल साइंस का या इकोनॉमिक्स का या रीजनिंग का मतलब वो भी लेक्चर्स बीच बीच में डालता रहूँगा, ताकि आपकी भी एक प्रॉपर सिक्वेंस बनी रहे। और मेरी इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी कि मैं जो भी टॉपिक लूँगा उसको पूरा कंप्लीट कर दूँ, ताकि उस टॉपिक के लिए आपको फर्दर जो है वो वेट जो है वो ना करना पड़े कि इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो आज मैं चाहता हूँ कि जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक मैं उठाऊँ। तो देखिए, एक चीज़ आपको जो भी मैं चीज़ें प्रोवाइड करूँगा आपके लिए उतना सफिशेंट है, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दें या अदर स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। बिकॉज जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये कंटेंट मैंने मल्टीपल सोर्सेज को रेफ़र करके तो वहाँ से मैं इसको प्रिपेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी जो है वो सबकी मतलब मदर ऑफ ऑल द प्रिपरेशंस उसको बोलते हैं, कि मतलब क्योंकि सबसे बेस्ट सोर्स उसी को माना जाता है। देन आफ्टर शंकर आईएएस और पीएमएफ आईएएस, ये आपको पता है शंकर आईएएस और पीएमएफ आईएएस मोर और लेस बोथ आर सिमिलर बुक्स। लेकिन जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, सपोज जो शंकर आईएएस में नहीं दी वो मैं पीएमएफ आईएएस से भी उठा लूँगा। तो आपको इसके अलावा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको डेफिनेटली इन लेक्चर्स को पूरा वॉच करना है, ताकि ये एक मतलब लिंक्ड होंगे। ठीक है, जो पहले वाला लेक्चर होगा वो दूसरे के साथ मतलब दूसरा उसके ऊपर रिलाई करता होगा। तो अगर आप ये प्रॉपर वे में देखते जाएंगे तो तभी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी और मैं क्या बताना चाहता हूँ वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखिए, जहाँ पे सपोज आप मुझे एज्यूम कर लीजिए, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मुझे इफेक्ट कर रही हैं या जिनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। बड़ी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एक चीज़ तो ये आप मान लीजिए, या जहाँ पे आप बैठे हैं जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हैं, आपको अफेक्ट कर रही हैं, उनका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज अ नेचुरल कंपोनेंट। क्या है ये? नेचुरल कंपोनेंट है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंट्स की जब हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मींस इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद ईच अदर आल्सो। तो अब देखिए, अगर मैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करता हूं तो मैंने ये सिर्फ यहाँ पे शार्ट में भी लिखा है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए, बायो जहाँ पे भी आपको वर्ड मिलेगा ना, बायो का मतलब होता है लिविंग, लाइफ, और एबायोटिक ए का मतलब होता है नॉट, और बायो का मतलब वही आ गया लाइफ। मतलब जहाँ पे लाइफ नहीं होगी, सपोज जिनकी लाइफ नहीं है, जिन्हें हम नॉन लिविंग बोलते हैं, और बायोटिक हो गया जिन्हें हम लिविंग बोलते हैं। तो आपको पता ही है लिविंग थिंग कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, मैन आ गया, ग्रीन प्लांट्स आ गया, नॉन ग्रीन प्लांट्स आ गया। यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं मशरूम एंड मोल्ड। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगर कभी पेपर में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द या आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो आपको पता होना चाहिए मशरूम एंड मोल्ड आर द टू नॉन ग्रीन प्लांट्स। और अगर एबायोटिक की बात करता हूँ, जो जिनको हम नॉन लिविंग फैक्टर बोलते हैं, तो एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, साइल हो गया, ऑल दीज आर द एबायोटिक फैक्टर। देखिए, जब अगर बात कर रहे हैं ना टेम्परेचर की, तो मैं इनको भी वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल, यूरी थर्मल क्या होता है, स्टीनो थर्मल क्या होता है, यूरी हैलाइन क्या होता है, स्टीनो हैलाइन क्या होता है। ये टर्म्स आपको यूपीएससी के मतलब बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी ये चीज़ें अपने टेस्ट सीरीज में, अपने मार्क्स में पूछी हुई हैं। और बाकी जो स्टेट लेवल के एग्जाम है वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि यूरी थर्मल क्या हो गया, स्टीनो थर्मल क्या हो गया। तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, आप मेरे साथ ही बने रहिएगा। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि इंट्रैक्शन जो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में होती है उसको भी हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो यही इंटरेक्शन जो है ना बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, इट शेप हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। ये जो इंटरेक्शन बिटवीन द टू होती है, ये किस किस को शेप करती है? हैबिटेट और इकोसिस्टम को। अब देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स नहीं आ जाती। एक तो आ जाता है आपका हैबिटेट, दूसरा आ जाता है आपका इकोसिस्टम। देखिए, जब बात आती है ना हैबिटेट की, तो सपोज जहाँ पे मैं रहता हूँ,
जो मेरा एड्रेस है वो मेरे लिए हैबिटेट हो गया। इन द सेम वे जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसके लिए हैबिटेट हो गया, जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका हैबिटेट हो गया। तो मतलब डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हैबिटेट। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हैबिटेट। बड़ी सिंपल सारी चीज़ है। उसके बाद एक चीज़ और भी याद रखिए कि ये जो हैबिटेट जो होता है ना वो सिंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब मल्टीपल हैबिटेट्स होंगे, सिंगल भी हो सकता है, बट फॉर ओनली दो स्पीशीज, बट only for those species who have similar kind of requirements, who have similar kind of requirement। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ कि देखिए फिश की बात करते हैं हम, फिश कहाँ पे रहती है आपको, ये तो आपको पता ही है, वो तो वाटर में रहती है। सिमिलरली फ्रॉग कहाँ पे रहती है, वाटर में रहती है। टर्टल कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज सपोज जो वाटर में रह रही है तो उनका वो एक्वेटिक हैबिटेट हो गया ना, मतलब उनको सिमिलर काइंड ऑफ उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, कॉमन नीड थी, तो वो सारे के सारे पानी में रह रहे हैं। तो इट मीन्स मतलब मोर देन वन स्पीशीज का एक सिंगल हैबिटेट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिटेट। दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे मैंने लिखा था कि इकोसिस्टम। अब व्हाट इज इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो इकोसिस्टम के बारे में पूछते हैं कि हु गेव दिस टर्म, तो एजी टेंसले ने 1935 में ये टर्म जो है इकोसिस्टम की दी है। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है। मतलब यूपीएससी तो स्टेट पीसीएस में तो बहुत कम चांसेस हैं इसको पूछने के, बाकी जेके एसएससी सीजीएल में ये टर्म पूछी गई है, पूछेंगे भी। तो आई होप कि इसको आप अपने माइंड में रखिए। उसके बाद देखिए अगर इकोसिस्टम की हम बात करेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मैं ज़्यादा दूर आपको नहीं ले जाऊंगा, सिंपल सी बात याद रखिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं या इवन 10th में तो आपने पढ़ी होगी, 11th 12th में पढ़ी होगी, कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो वाई, बिकॉज और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, तो बिलियन या ट्रिलियन सेलों के साथ हमारी बॉडी बनी हुई है। तो इसी तरीके से जो इकोसिस्टम है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, बायोस्फीयर का। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस बायोस्फीयर के अंदर, सपोज जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या इन अदर वर्ड आप ऐसा ही बोल रहे हैं कि इस इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सपोज आपका प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकंपोजर है। ये पीसीडी आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं इसीलिए हूँ यहाँ पे। देखिए प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपनी खुराक को खुद बना लेते हैं, ठीक है ना, विच प्रिपेयर्स देयर ऑन फूड, ठीक है ना, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर्स। कंज्यूमर्स आर दोज ऑन विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स को आप ऑटोट्रॉफी बोल सकते हैं, मतलब विच प्रिपेयर्स देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, या सेल्फ नरिशिंग। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिश करना, प्रोड्यूस करना। तो जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स, आल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिट्रोट्रॉफ, हिट्रो का मतलब होता है अदर, एंड ट्रॉफ का मतलब हो गया नरिश करना या प्रोड्यूस करना। तो उसके बाद हो गया डीकंपोजर। फॉर एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जो अपने न्यूट्रिएंट्स को या अपनी फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं या लेते हैं, कहाँ से, बाय डीकंपोजिंग और डिस्ट्रॉइंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब डेड चीजों से अपनी वो खुराक को लेते हैं, उन्हें हम बोलेंगे डीकंपोजर। फॉर एग्जाम्पल आपका फंजाई और फॉर एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया हो गया। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया कि जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, डीकंपोजर हैं, ये क्या करते हैं कि इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग। मतलब एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब एक चीज और भी याद रखिए, कभी यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में साइज मतलब ऐसा आपको स्टेटमेंट दे के पूछ सकते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है एक बहुत बड़े लार्ज एरिया को हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, ये बिल्कुल छोटा सारा भी हो सकता है। मतलब एक ट्री को भी आप इकोसिस्टम बोल सकते हैं, तो एक फॉरेस्ट भी आपके लिए इकोसिस्टम हो जाएगा। तो ठीक है ना, इट कैन बी ऑफ एनी साइज। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लार्जर एरिया को ही हम इकोसिस्टम बोलेंगे। उसके बाद देखिए कि इन दिस मैं बात करता हूँ यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट लिंक्ड करते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ या थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एज वेल एज द एनर्जी फ्लो। बोथ दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। देखिए अगर हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे तो देखो फास्फोरस साइकिल है, कार्बन साइकिल है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन साइकिल है। तो ये सारी साइकिल्स जो होती हैं इनके थ्रू ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और लास्ट ईयर से आई थिंक अभी 2023 या 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन फास्फोरस साइकिल पे पूछा हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी मैंने बात बताई आपको एनर्जी फ्लो की। तो एनर्जी फ्लो क्या होता है कि देखिए हमेशा जब भी एनर्जी फ्लो करती है ना, हमेशा याद रखिए, बहुत सारे बच्चे वो एक मिथ है कि बस ऑलवेज जिसमें होगा तो वो वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, या मतलब ऐसी जिनमें क्या होगा कि
यू कैन से एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, जैसे ऑलवेज नेवर वाली। तो यहाँ पे देखिए कि एनर्जी फ्लो जो होती है ना वो हमेशा ऑलवेज यूनी डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती। अब यूनी डायरेक्शन क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपका हर्बीवोरस है तो हर्बीवोरस से कार्निवोरस में ही ये एनर्जी फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो कभी भी कार्निवोरस से हर्बीवोरस की तरफ जो है वो फ्लो एनर्जी नहीं करेगी। इसी को हम बोलेंगे यूनी डायरेक्शन, मतलब एक वन डायरेक्शन में। यूनी का मतलब होता है सिंगल, तो एनर्जी हमेशा फ्लो करती है सिंगल डायरेक्शन में फ्रॉम मतलब लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस। और एनर्जी हमेशा 10% मतलब 10% ही ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, विच इज आल्सो कॉल्ड एज लिंडमैन रूल, या जिसको हम बोलते हैं 10% रूल। तो अब यहाँ पे ये मैंने आपको इस रूल के बारे में बताया कि जिसमें मतलब एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल और ओनली 10% करती है, इसी की वजह से इसको 10% रूल भी बोलते हैं या लिंडमैन रूल भी बोलते हैं। तो मैं अपने कमिंग लेक्चर्स में आपको ग्लॉगर रूल के बारे में बताऊंगा, एलन रूल के बारे में बताऊंगा, बर्जमैन रूल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो शायद इसी को बोलते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्लासिफिक और ये जो चीज़ें मैंने अभी टर्म्स दी है, ग्लॉगर रूल आ गया, एलन रूल हो गया, ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स परस्पेक्टिव। तो आई होप कि मैं इसी लेक्चर में आपके साथ वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो क्लासिफिकेशन देखिए, अब इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक हो गया एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड वाला पार्ट हो गया, एक्वेटिक मीन्स जो वाटर वाला, जहाँ भी वर्ड एक्वेटिक होगा इट मीन्स वो वाटर के साथ रिलेटेड है। तो देखिए अगर टेरेस्ट्रियल की बात करता हूँ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। एक्वेटिक की बात करता हूँ, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द कमिंग लेक्चर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी सबसे पहले आप फादर ऑफ इकोलॉजी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव में जो स्टेट के एग्जाम्स हैं कि फादर कौन है उसका, ई ओडम, यह चीज़ आपको याद रखनी है, बाय हार्ट आपको याद कर लेना है। सेकंड, ये इकोलॉजी टर्म काइंड किसने की है, अर्नेस्ट हैक्कल, ई स्टैंड फॉर अर्नेस्ट हैक्कल इन 1866। मतलब इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ JKSSB और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम देन दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। इनको किसने दिया, इनका फादर कौन है, इनको काइंड किसने किया, कौन से ईयर में किया, ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट लर्न कर लेनी है। लेकिन इकोलॉजी का फादर इन इंडिया में, ठीक है ना, फादर इन इंडिया में किसको माना जाता है, रोमडी मिश्रा, MISRA, ठीक है, किसको माना जाता है, रोमडी मिश्रा को माना जाता है। अब देखिए इकोलॉजी क्या होता क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसी स्टडी को ही हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। देखिए लॉजी जो साथ में लगा होता है ना, जहां पे भी वेयर एवर द वर्ड लॉजी इज गिवन इट मींस वहां पे किसी ना किसी चीज की तो स्टडी है। तो अगर हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मतलब कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स आप ले लीजिए, उनकी आपस में जो भी रिलेशनशिप है या उनका रिलेशनशिप जो इन्वायरमेंट के साथ है उसी की स्टडी को ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ तक मैं आपके साथ तीन चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, एक है इन्वायरमेंट, एक है इकोसिस्टम, थर्ड है आपका इकोलॉजी। तो मैं ये तीनों चीजें आपके साथ ना एक बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो आई होप उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, एक एकेडमी, एक प्राइवेट स्कूल की हम बात करते हैं, अजहर नेशनल एकेडमी, ठीक है। तो अजहर नेशनल एकेडमी की जब हम बात करेंगे तो देखिए उसमें बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब वो जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनका रिलेशन अजहर नेशनल एकेडमी के साथ क्या है, उनका रिलेशनशिप अजहर नेशनल एकेडमी के साथ क्या है, इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम बोलेंगे इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। लेकिन वो अजहर नेशनल एकेडमी एज अ होल जहां पे वो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। लेकिन उस अजहर नेशनल एकेडमी के अंदर देखिए बहुत सारे टीचर्स भी हैं, बहुत सारी बुक्स भी हैं, बहुत सारे दूसरे मतलब अदर स्टूडेंट्स भी हैं। देखिए उसके बाद वहाँ पे देखिए बुक्स भी हैं। तो मतलब जो भी वहाँ पे उस अजहर नेशनल एकेडमी के अंदर उन स्टूडेंट्स के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्टूडेंट का अजहर नेशनल एकेडमी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। अजहर नेशनल एकेडमी एज अ होल स्टूडेंट्स के लिए हो गया एनवायरनमेंट, ठीक है। और अब उस अजहर नेशनल एकेडमी के अंदर स्टूडेंट के सराउंडिंग में जो जो भी चीज़ें हैं, अब अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट के सराउंडिंग में बुक्स होंगी, सपोज टीचर होंगे, बोर्ड होगा, डेस्क होगा, उनके बैग्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें एज अ इकोसिस्टम होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। देखिए जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी, मैं चाहता हूँ कि एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएं, ठीक है। तो
जस्ट एक बार गो थ्रू करेंगे दोबारा से, आप मेरे साथ देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की बात देखिए कि जो मतलब जस्ट सिंपल बात रखिए कि जो भी आपका सराउंडिंग है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। और देखिए यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स की बात की अगर हमने, तो कौन कौन से कंपोनेंट हमने पढ़े, एक बायोटिक पढ़ा और एक एबायोटिक। बायोटिक का कौन सा पढ़ा, जो लिविंग होते हैं, और नॉन एबायोटिक कौन सा पढ़ा, जो नॉन लिविंग होते हैं। बिल्कुल सिंपल सारी बात है। तो इसमें देखिए आप प्लांट, एनिमल, ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट में दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बताया था आपको मशरूम एंड सेकंड बताया था मैंने आपको मोल्डी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनर्जी, टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड साइल, ऑल दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स। अब देखिए जब भी इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होगी ना, किस किस के बीच में, बायोटिक के बीच में और एबायोटिक के बीच में, ये शेप देते हैं किसको, हैबिटेट को और इकोसिस्टम में। और ऑलरेडी दोनों चीजें मैंने आपके साथ हैबिटेट यहाँ पे डिस्कस किया है और इकोसिस्टम यहाँ पे डिस्कस किया। हैबिटेट इज नथिंग, बस एक मतलब रहने की जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है वो उसका हैबिटेट हो गया। और इकोसिस्टम में ये टर्म किसने दी, एजी टेंसले ने दी है। और ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजर है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ में सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इकोसिस्टम का साइज कुछ भी हो सकता है, मतलब छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन इस इकोसिस्टम के अंदर जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं थ्रू द न्यूट्रिएंट साइकिल्स और साथ में एनर्जी फ्लो। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी साइकिल्स भी इंपॉर्टेंट है और ये एनर्जी फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज आपको हमेशा याद रखिए कि ये एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, कभी भी ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी। और उस एनर्जी फ्लो के उस प्रोसेस को मतलब 10% एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, उसको हम बोलेंगे लिंडमैन रूल या 10% रूल। नेक्स्ट देखिए अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ऑलरेडी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेटलैंड। इकोलॉजी मैंने आपको बताया, चलो ये चीज़ें टर्म्स तो आपने देख ही लेना है। एक साइंटिफिक स्टडी, यू कैन से दैट ये रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट। दो ऑर्गेनिजम्स ले लीजिए, ए और बी ले लीजिए, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और इनका सपोज सी सपोज इनका इन्वायरमेंट है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट वी हैव डिस्कस टुडे। थैंक यू सो मच।